हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ओम्स लॉ स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था। इस वीडियो में हम ओम्स लॉ को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ओम्स लॉ हमने स्टार्ट किया था और उसमें देखा था कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। और अगर साथ ही हम इसको देखें तो V, अगर इस I को मैं नीचे शिफ्ट कर दूं तो V अपॉन I इज इक्वल टू R। V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें एक नई चीज मिलती है देखने को, आर जिसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको ये वाली वीडियो बहुत आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे पास एक नई चीज आती है रेजिस्टेंस। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस कौन है, जो करंट को चलने से रोकता है, इलेक्ट्रॉन्स को चलने से रोकता है। इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, रेजिस्ट करने वाला, रेजिस्टेंस। चलिए अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो। तो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो भाई ओम्स ने ये लॉ निकाला, उन्होंने ही आर के बारे में बताया, तो इसकी यूनिट भी क्या रख दी गई, ओम रख दी गई। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, देखिए इस तरह से। तो ये ओम आप ऐसे लिख लीजिए या फिर इसका सिंबल बना लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि 1 ओम आंसर कब होगा हमारा, तो अगर कभी भी आपको किसी की डेफिनेशन बनानी है 1 एम्पियर, जिसकी मैं आपको बता चुका हूं, हमें बनाना है 1 ओम, तो सीधी सी बात है 1 ओम आंसर कब आएगा, 1 ओम रेजिस्टेंस तब होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस कितना होगा, 1 वोल्ट, और करंट भी कितना होगा, 1 एम्पियर। तो मैं क्या करने वाला हूं, 1 ओम आंसर लाने वाला हूं। 1 ओम आंसर कैसे आएगा, अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस है उसको 1 वोल्ट कर दिया जाए और करंट को 1 एम्पियर कर दिया जाए, तो R कितना आएगा, देखिए 1 वोल्ट अपॉन में आई की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा R। तो कितनी वैल्यू बनेगी ये, 1 बनेगी, 1 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या है, ओम है। तो जब हमने वोल्टेज को इसकी एसआई यूनिट में लिखा है, करंट को इसकी एसआई यूनिट में लिखा है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, एसआई यूनिट में ही आएगा। तो आर हमारा 1 ओम कब होगा, ये सिंपल सी बात है, आपको भी पता लगा है कि अगर V की वैल्यू 1 हो जाए, I की वैल्यू 1 हो जाए, तो R की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी। तो अब हम बात करेंगे कि अगर R 1 ओम है तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम। तो 1 ओम की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, 1 ओम is defined as the resistance। तो 1 ओम क्या होगी, वो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस इन विच 1 एम्पियर करंट इज फ्लो। कितना करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पियर, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस is applied across two ends of the
बड़ी डेफिनेशन नहीं है, ना ही आपको इसको रटना है। सिंपल सी बात को आपको समझना है बस कि 1 ओम कब होगा, वो रेजिस्टेंस कंडक्टर का जिसमें 1 एम्पियर करंट चलेगा। कब चलेगा 1 एम्पियर करंट? जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर करंट चलेगा तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1 ओम होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता चल चुका है कि रेजिस्टेंस का काम क्या है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं जिसकी वजह से करंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के चलने की वजह से कंडक्टर में करंट होता है, तो रेजिस्टेंस उसको रोकता है। मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के अंदर, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो आसपास के एटम्स उसको चलने से रोकेंगे, जिसकी वजह से उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होती है। आगे देखते हैं इसी रिलेशन को जो हमने यहां लिखा है V/I इज इक्वल टू R। तो इससे हमें एक और रिलेशन के बारे में पता चलता है। वो रिलेशन क्या है, सोचिए जरा। वो रिलेशन ये है, देखिए कि R और I दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब क्या है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है ना। और V और I के बीच में रिलेशन कैसा देखने को मिला आपको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि दोनों सामने सामने हैं। V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। और इसमें अगर हम देखें R और I के बीच में, R ऊपर आ रहा है आपको तो I कहां नजर आ रहा है? नीचे। तो इससे हमें पता लगता है कि R और I में रिलेशन कैसा है? इनवर्स का। तो हम एक और लाइन लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the current flowing in the circuit। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट रखना होगा। एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर और पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए इसको क्या हटा दीजिए, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप टेम्परेचर भी चेंज करते हैं तो शायद ऐसा रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको अभी इतना डीप में नहीं जाना है। आप +1 या +2 क्लास में जब फिजिक्स लेंगे तब आपको इनके बीच का एग्जैक्ट सही रिलेशन पता चलेगा। वैसे ये भी सही है, लेकिन थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। तो हमें 10th क्लास के लेवल के हिसाब से इतना समझना है कि I और R के बीच में रिलेशन इनवर्स रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगर इफ एग्जांपल एक ऐसे समझते हैं, इफ करंट को मैं डबल कर दूं, अगर करंट को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाफ। देन रेजिस्टेंस विल बी हाफ। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप सीधी सी बात, क्योंकि दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। इसको डबल करूंगा तो ये हाफ हो जाएगा। कैसे? V/I इज इक्वल टू R। मैंने क्या किया, मैंने करंट को कर दिया डबल, तो V/2I इज इक्वल टू R। तो पहले रेजिस्टेंस था V/I, तो पहले रेजिस्टेंस था V/I, लेकिन करंट को डबल करने से अब नया वाला रेजिस्टेंस आप क्या देख रहे हैं? V/I, और साथ में ये 1/2 हाफ हो गया ना। तो करंट को डबल करने से रेजिस्टेंस कितना हो गया? हाफ। क्यों हाफ हो गया? क्योंकि आपस में कैसे
रिलेटेड है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारी बात हो गई V अपॉन आई इज इक्वल टू R को लेकर। तो अब आप इतना समझ गए होंगे कि अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो करंट पर भी असर पड़ेगा। तो इसी चीज को सोचकर एक नई चीज बनाई गई, नई मतलब अब तो पुरानी है हमारे लिए, रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। हमें पता लग चुका है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाए सर्किट में तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब हम एक चीज और सीखेंगे, अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट which is used to control करंट। इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं, तो आप यहां पे अगर इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल करंट इन अ सर्किट, यहां पे आप इलेक्ट्रिकल यहां पे भी लगा सकते हैं, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विदाउट चेंजिंग voltage source is called variable resistance। इसको क्या कहा जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाएगा, या फिर इसको रियोस्टैट भी कहा जाएगा। तो मैंने बताया कि हमें पता लग चुका है कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से या घटाने से करंट पे असर पड़ेगा, और अगर हम सर्किट में करंट को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं वोल्टेज सोर्स को बिना चेंज किए, तो हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल, नाम से पता लगा है वेरिएबल मतलब जिसको बदला जा सके, जिसकी वैल्यू बदलती रहे। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करेंगे ना, रेजिस्टेंस को चेंज करते रहेंगे, अपने आप ही करंट भी चेंज होता रहेगा। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए, ऐसे देखेंगे, ये हमारे पास बैटरी होगी, ये बड़े वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमारा बल्ब हो गया, ये लगा दिया मैंने स्विच। ठीक है, यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। तो देखते हैं आगे, मैंने क्या किया, यहां पे लगा दिया एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का साइन क्या होता है, वैसे रेजिस्टेंस का साइन देखो ऐसा होता है, ये रेजिस्टेंस, शक्ल से पता लग रहा है ना इसकी, ये रोकेगा करंट को, इलेक्ट्रॉन को चलने नहीं देगा। देखो पहले इलेक्ट्रॉन को ये ऊपर जाना पड़ेगा, ये नीचे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस साइन है रेजिस्टेंस का। बट साइन सोच समझ कर ही बनाया गया कि लगता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन को चलने से ये रोकेगा। ऐसा नहीं है कि वायर को आप मोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें चल नहीं पाएंगे, या सीधे रखेंगे तो तेज चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वायर की शेप से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन इतने छोटे हैं कि उसको, वायर को तोड़ो मरोड़ो, तोड़ना नहीं मतलब मरोड़ो, चाहे किसी भी शेप में रखो, वो उसी स्पीड में चलेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस का साइन ऐसे इसलिए बनाया जाता था कि मतलब समझ में आ सके कि भाई इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकना। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें करंट चल रहा है 2 एम्पीयर और मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 10 वोल्ट की बैटरी से। मैं चाहता हूं कि इस बल्ब को सिर्फ 1 एम्पीयर करंट मिले। कितना, 1 एम्पीयर। तो मैं क्या करूंगा, जो ये रास्ते की रुकावट है ना, इसको बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा दिया मैंने। तो मैंने क्या देखा, इस सर्किट में अब करंट कितना चलने लगा, 1 एम्पीयर। करंट क्या है, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसी को हम करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अब चलेंगे लेकिन इनको रुकावट इतनी ज्यादा मिलेगी कि बहुत धीरे धीरे चलेंगे या बहुत कम चल पाएंगे, तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम। तो ये जो चीज मैंने लगाई है ना यहां पर,
इसी को क्या बोलेंगे हम, रियोस्टेट। तो यहां पूरा नहीं आएगा इसलिए मैं आर से लिख रहा हूं, आर का मतलब रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद अब हमने इतना कुछ पढ़ दिया है, तो अब हम बात करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टर, ये सब कौन होंगे। ये वैसे तो आप सबने पढ़ ही रखा होगा अपनी लोअर क्लासेस में, लेकिन थोड़ा सा और डीप में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब कौन कौन लोग हैं। तो हम बात कर रहे थे कि रेजिस्टर कौन होगा, कंडक्टर कौन होगा, अच्छा कंडक्टर कौन होगा और बैड कंडक्टर कौन होगा। तो पहले हम बात करते हैं कंडक्टर कौन होगा। तो कंडक्टर के बारे में आप जानते ही हैं, कंडक्टर वो है जिसके अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी या हीट आराम से पास हो सके। यानी कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सोचिए, अगर हमारा जो कंडक्टर है, वायर जो है, उसमें आसानी से करंट जा रहा है, अगर आसानी से करंट जा पा रहा है मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम ही होगी ना। तो करंट आसानी से जा पा रहा है, अगर करंट जा पा रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि दोनों में रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, कंडक्टर या वायर लिख देते हैं, इज सेड टू बी ए कंडक्टर। वायर, चलिए वायर तो खैर कंडक्टर है, ये कुछ और लिखते हैं। तो कंडक्टर के लिए हम लगा सकते हैं एक वर्ड, कंपोनेंट। A component having low resistance, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, लो है, इज कॉल्ड कंडक्टर। इसको क्या कहा जाएगा, कंडक्टर। जैसे कि कॉपर की वायर या सिल्वर की वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टर कौन होगा। फिर इसका आंसर तो मुझे लगता है सबको पता लग ही गया होगा, रेजिस्टर नाम में ही पता लग रहा है, रेजिस्ट करने वाला, रोकने वाला, यानी कि ऐसा कंपोनेंट जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को चलने से रोके। तो कंपोनेंट which has appreciable amount of resistance is called resistor। तो रेजिस्टर वो कंपोनेंट है जिसकी एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है। एप्रिशिएबल मतलब ठीक ठाक रेजिस्टेंस हो, ठीक है ना। इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगी तो आसानी से करंट जाएगा, इसमें थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होगी तभी तो इसका नाम क्या रखा गया है, स्पेशली रेजिस्टर। इंसुलेटर कौन होगा, तो कंपोनेंट या मटेरियल भी लिख सकते हैं आप। तो कंपोनेंट, अब देखिए इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से बिल्कुल भी करंट पास नहीं होता, यानी कि करंट जा ही नहीं पाता। क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि आर बहुत ज्यादा है, आर ज्यादा है तभी तो आई कम है ना, क्योंकि दोनों में रिलेशन क्या है, इनवर्स। तो इंसुलेटर वो कंपोनेंट है विच हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, या विच हैज की जगह पोजेस वर्ड भी लिख सकते हैं, पोजेस वर्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है, इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो अब क्या किया हमने, ओम्स लॉ को यूज करके V अपॉन आई इज इक्वल टू आर को यूज करके हमने डिफाइन कर दिया कंडक्टर कौन है, रेजिस्टर कौन है और इंसुलेटर कौन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज की समझाई गई सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ नहीं आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिएगा
और समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे फेसबुक के लिंक को क्लिक करके आप कोई भी डाउट वगैरह है उसको वहां पर मैसेज करेंगे तो वहां पे आसानी से मैं आपके डाउट्स को रिप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब के जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें सारे रिप्लाईज जितने भी क्वेरीज होते हैं उनको रिप्लाई करना मुश्किल होता है। जय हिंद।